हेलो एवरीवन। आज हम आपसे बात करने आए हैं और मुझे यकीन है कि आपको मेरी बातें पसंद आएंगी। उससे पहले आपको ये थोड़ा सा 10 मिनट का वीडियो देखना होगा, फिर मैं उसके ऊपर आपसे बात करूंगी। सीएमएस के विद्यार्थी आज दुनिया के कई देशों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होकर विश्व कल्याण और समाज सेवा का कर्तव्य निभा रहे हैं। इनमें से ही एक विलक्षण प्रतिभा के धनी छात्र थे विश्रुत जैन। विश्रुत ने सीएमएस के चौक कैंपस से मॉन्टेसरी क्लास से पढ़ाई शुरू की थी। विश्रुत के माता पिता सीएमएस की भौतिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने की पद्धति से बेहद प्रभावित हुए। विश्रुत आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने देश और दुनिया में वैज्ञानिक सेवा और समाज सेवा के माध्यम से न सिर्फ अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, बल्कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को भी गौरवान्वित किया है। विश्रुत से जुड़ा हुआ एक मार्मिक प्रसंग सीएमएस के संस्थापक प्रबंधक डॉक्टर जगदीश गांधी को आज भी याद आता है। सीएमएस चौक परिसर में जब विश्रुत 7वीं कक्षा पास कर चुके तो उनका चयन राष्ट्रीय स्तर के 9वें रैंक के साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम शाखा में निःशुल्क पढ़ाई के लिए हो गया। तब उनके पिता श्री ए.के. जैन ने डॉक्टर जगदीश गांधी से भेंट की। उन्होंने डॉक्टर गांधी को विश्रुत की उपलब्धि के बारे में बताया तो सीएमएस के फाउंडर मैनेजर ने उन्हें बधाई दी और राय दी कि विश्रुत को डीपीएस में दाखिला दिलाएं, जहां उन्हें निःशुल्क आवास, भोजन और पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं मिलनी थीं। सहसा विश्रुत के पिता ने डॉक्टर जगदीश गांधी से एक सवाल किया, क्या सीएमएस की तरह ही विश्रुत को डीपीएस में भी भौतिक शिक्षा के साथ साथ मानवीय और आध्यात्मिक शिक्षा मिलेगी, जिससे कि विश्रुत के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके? इस पर डॉक्टर जगदीश गांधी ने कहा कि इस प्रश्न का उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये सुनकर विश्रुत के पिता संशय में पड़ गए, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ कहा कि विश्रुत दिल्ली नहीं जाएगा और सीएमएस में ही पढ़ेगा। इसके बाद विश्रुत ने आगे की पढ़ाई सीएमएस के स्टेशन रोड कैंपस से पूरी की। जाहिर है कि एक और सुविख्यात विद्यालय की निःशुल्क सुविधाओं को वरीयता न देकर विश्रुत के पिता ने सीएमएस को ही महत्ता दी। विश्रुत ने सीएमएस से 12वीं तक पढ़ाई की। इस दौरान उनका चयन नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप के लिए हो गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी विश्रुत मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट होल्डर भी रहे। अंतरविद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 90% अंकों के साथ कक्षा 12 की परीक्षा पास कर विश्रुत ने सिंगापुर एयरलाइंस की 100% स्कॉलरशिप के साथ सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने बीएससी और एमएससी किया। एमएससी में तो वो टॉपर भी रहे। विश्रुत ने पहली नौकरी फ्रांस की विश्वविख्यात मैनेजमेंट कंपनी स्टर्न स्टेवर्ट में वाइस प्रेसिडेंट के पद से शुरू की। इसके बाद दुनिया के सबसे बड़े प्रबंधन विद्यालय इनसेट में उन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नौकरी शुरू की। इस दौरान उनकी एक किताब भी प्रकाशित हुई। विश्रुत की प्रबंधन कला और उनके व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं के सभी कायल थे। उन्हें प्रतिष्ठित बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने अपना पार्टनर भी बनाया। विश्रुत अपने पीछे पत्नी और एक पुत्र छोड़ गए हैं। विश्रुत ने सीएमएस की मानवीय और आध्यात्मिक शिक्षा को आत्मसात कर लिया था। उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान नेपाल की अत्यधिक गरीब 17 बालिकाओं को गोद लेकर उनकी पढ़ाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं का खर्च उठाना शुरू कर दिया था। साल में एक बार विश्रुत इन लड़कियों और उनके पारिवारिक सदस्यों के साथ घूमने जाया करते थे। गत 4 फरवरी 2019 को विश्रुत इन्हीं लड़कियों और उनके परिवारों के साथ काठमांडू से थोड़ी दूरी पर थे, तभी उनको दिल का दौरा पड़ा। जब तक हेलीकॉप्टर से उन्हें काठमांडू ले जाया जाता, रास्ते में उन्होंने दुनिया से अलविदा कह दिया। नियति को शायद यही मंजूर था। विश्रुत तो चले गए, लेकिन उनकी नेक नियति
और सामाजिक सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। सीएमएस परिवार अपने इस लाल को खोकर अत्यंत शोक संतप्त है। ईश्वर विश्रुत की आत्मा को सद्गति दे, हमारी यही प्रार्थना है। The legacy KYC process for corporations is inherently complex and inefficient. A corporate relationship manager needs to retrieve over 200 pieces of data from multiple sources in order to determine a customer's eligibility and fitness. This results in an extremely complex and time-intensive experience for both the employee and the corporate customer. Digital technology is evolving the future of banking. These advances are transforming the KYC journey. So the challenge of the KYC process is the complexity and the inefficiency of the process itself. We need to go through each individual stakeholder's KYC, watch list, sanction, and those consist of 8 to 10 systems. There is no way to simply re-engineer your way out of this problem. You have to actually zero-base it and think about it completely different. So that's what we started doing with the IBM team. We started with the vision of why would it not be possible to start with just one field where you enter the juristic ID of the company and then the computer would handle everything else. And the results have been absolutely fantastic. This is a state-of-the-art experience for SEB customers. We've developed this application from the ground up, transforming pain points into solutions. We've embedded new, invaluable features to create a seamless customer-to-employee experience. They are very happy with the new process we introduced to the market. We have to do KYC in every level of shareholding structure. It will take a lot of time. This process used to take 90 minutes to several days, and now with this new automated KYC calculation, the mode is about 4 to 5 minutes. The microservices is also adding a level of reusability. So we've got the smaller capabilities, even down to a digital signature, which we can reuse across multiple customer journeys, because we design customer journeys around our customer and what they want, rather than being influenced by the way in which we deliver technology. From eKYC, we have a very quick turnaround time. We want to extend this version into product subscription. So every time that customer would like to come in and subscribe for a new product, we can use this system and go straight to product subscription. At the end of the day, they may not need to bring any documents at all. It's because of that delivery capability, that really strong delivery capability. That to me is an absolute essential component in any transformation. IBM Project Manager, Business Expert, and Technology Architect, working with SCB product owner and designers, form a world-class team to harness and deconstruct challenges in record speed. So why am I using IBM? Because I've got a strong partner that gives me and meets those delivery promises. यस इसको दिखाने का मुझे ये मूवी फिल्म अपने बेटे को प्रमोट करने का कतई नहीं था। मेरा सिर्फ ये मोटिव था कि आप भी ऐसे बन सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बी लाइक हिम। उसने क्या किया? उसने सिर्फ इतना ही किया जो आप लोगों को करना चाहिए। दिखा कभी नहीं दिया करते हैं नींव के पत्थर जिन पे इमारत बनती है। ये सुना है आपने? आपको इमारत बनाने के लिए अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उस नींव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा बेटा जो था वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग था। वो इतना हार्ड वर्किंग था कि जब वो एग्जाम देकर सिंगापुर से आया तो उसकी आईज के नीचे ब्लू ब्लू हो रहा था। देन मैंने पूछा कि तुमने क्या किया है, ये तुम्हारा ये बुरा हाल क्यों हो रहा है? तो कह रहा था कि A++ लाने के लिए यही करना पड़ता है।
इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं। पर उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपको अपने गोल का डायरेक्शन तय करना पड़ता है कि आपका गोल है क्या। क्योंकि यहाँ पे सब मैनेजमेंट के बच्चे हैं और मैनेजमेंट में ही उसके अंडर में 26 मैनेजमेंट हार्वर्ड के मैनेजर्स उसके अंडर में काम करते थे, जबकि ही वॉज नॉट ए मैनेजर, ही नेवर डिड MBA, बट he worked so hard to go to that extent कि उसके अंडर में 25 MBA जो हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स थे वो काम करते थे। तो अब बात ये है, सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए है कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं और इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसको करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा ये आपको खुद तय करना पड़ेगा। ये कोई इंस्टीट्यूट तय नहीं कर सकता, कोई पेरेंट्स तय नहीं कर सकता। सिर्फ आपको एक इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ ये बता सकता है, पेरेंट्स सिर्फ आपको बता सकते हैं कि आपको हाई लेवल पे पहुंचने के लिए क्या करना है, पर उसको करेगा कौन? Who will do it? बताइए, who will do it? You people will do it. You have to decide what you have to do. आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूं, पहले नंबर पे लव योरसेल्फ। What do you understand by love yourself? कोई बताएगा मुझको क्या? प्लीज रेज योर हैंड। थोड़ा इंटरेक्टिव करते हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। कैन यू टेल मी एनीवन कि लव योरसेल्फ से क्या मतलब है? नो वन? एनीवन? नो। ओके, आई विल टेल यू कि लव योरसेल्फ से क्या मतलब है। लव योरसेल्फ से मतलब ये है कि जब आप अपने आप को प्यार करेंगे तब आप कुछ कर पाएंगे। अपने आप से प्यार करने का मतलब क्या है कि आप जब अपने आप को प्यार करेंगे तो आप अपनी राह अपने आप खोजेंगे। आपको लगेगा कि मुझको एक दिन बहुत ऊपर जाना है, तो वो आप डिसाइड करोगे, नो वन एल्स। कोई आपके लिए दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। और अगर आप अपने को प्यार करोगे तो आप अपनी हर एक चीज को प्यार करोगे। तब आप अपनी हेल्थ को प्यार करोगे, तब आप अपने गोल को प्यार करोगे, तब आप अपने डेस्टिनेशन को प्यार करोगे, तब आप अपनी जर्नी को प्यार करोगे। आपको समझ में आ रही है ये बात? अगर आप अपने को प्यार करेंगे तो आप सबसे पहली क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है कि कीप योर सेल्फ फिट। अगर आप अपने को फिट नहीं रखेंगे तो आप कभी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो लव करने के लिए सबसे पहले किसी को लव मत करिए, फर्स्ट लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें, अपने बारे में सोचें, क्योंकि जब आप अपने बारे में सोचेंगे तब आप सोसाइटी के बारे में सोच पाएंगे। आप सोसाइटी को क्या दे सकते हैं? जब तक आप खुद ही नहीं कुछ आपने गेन किया है तो सोसाइटी को क्या देंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेन, यू हैव टू फाइंड आउट द वे। अपने लिए अपनी राह खुद निकालनी होती है, कोई आपको उंगली पकड़ के चला नहीं सकता है। मेरा बेटा तो 17 इयर्स का था जब सिंगापुर चला गया था। 17 साल की उम्र में उसने अपनी राह खुद बनाई। वहां पे जाके उसने अपना एक मुकाम स्थापित किया। उसने सिर्फ सिंगापुर में ही नहीं अपना स्थान स्थापित किया। ये जो दूसरे वाला वीडियो है वो बैंकॉक का है। बैंकॉक में ये डॉक्यूमेंट्री उनकी हर जगह दिखाई जाती है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया था, डिजिटलाइज किया था पूरे बैंक को। तो फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने को लगा है, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है, जो मुझे जिंदगी में महसूस हुआ है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर 1 पे लव योरसेल्फ,
सेकंड नंबर पे सेट योर गोल्स। पहले आपको अपना गोल करना पड़ेगा सेट। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपका गोल क्या है तो आप करोगे क्या? गोल सिर्फ ये आपका एमबीए करना गोल नहीं होता है लाइफ में। एक ये भी गोल है, ये मैं नहीं कहूंगी कि गोल नहीं है। आपका गोल है एमबीए कर लिया, देन व्हाट? कुछ आगे का भी तो सोचना होता है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? डोंट बी पैसिव लिसनर। प्लीज टेल मी कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? यस, ओके। तो आपको अगर अपना सेट गोल करना है तो आपको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए और आपको अपने बारे में भी पता होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं तो कुछ मेरी कैपेबिलिटी तो कुछ है नहीं और मैं पढ़ सकता नहीं हूँ और मैं तो बन रहा हूँ बहुत बड़े कि मैं तो कल को सीईओ बन जाऊं कहीं का जाके, तो इट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू फाइंड आउट योर सेल्फ फर्स्ट, देन सेट योर गोल। एंड फाइंड आउट करने का एक बहुत सिंपल तरीका है जो ऑलवेज मैं आई टेल माई स्टूडेंट्स कि टेक 5 minutes फॉर योर सेल्फ। Get up in the morning, sit quietly, close your eyes, then find yourself. तब अपने आप को पहचाने, अपने आप से पूछे क्या मैं ये काम कर सकता हूं? Yes. Or always you will find the answer. If your inner voice always give you the answer. अगर आप अपने लिए सोचेंगे, अपने आप को आप अपने आप को सजेस्ट करेंगे, देन यू विल फाइंड योर गोल। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले अपने आप को पहचाने, अपने आप को प्यार करें। ये बात शायद आप लोगों को शायद किसी ने शायद बताई हो, आई डोंट नो, बताई होगी ऑफ कोर्स। तो सबसे पहला काम अपने को प्यार करना शुरू करिए। जिस दिन आपने अपने आप को प्यार कर लिया, सोच लीजिए आपने सब कुछ कर लिया, क्योंकि आप फिर वो करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप सुबह उठेंगे कि मुझे टाइम से इंस्टीट्यूट जाना है, फिर आप अपने हेल्थ के बारे में सोचेंगे क्योंकि मुझे अगर मैं फिट नहीं रहूंगा तो मैं रेगुलर कैसे रहूंगा, और अगर मैं रेगुलर नहीं रहूंगा तो फिर मैं कैसे पढ़ूंगा। सो ये सारी चीजें एक के साथ एक के साथ एक के साथ ये चेन है, ये चेन बनती जाएगी और वो आपको फिर कहाँ लेके जाएगी? जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो फर्स्ट फाइंड योर लव योरसेल्फ, देन फाइंड योर गोल्स एंड देन एंजॉय योर जर्नी एंड ऑलवेज मेक अ स्मॉल गोल। डोंट मेक अ, आपने गोल बना लिया, इट्स ओके कि मुझे एमबीए करना है, बट हाउ एंड व्हाई? दीज 2 words आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। How and why? Why you want to be MBA student? Why you want to be MBA? To get in MBA? ये भी तो एक पूछना चाहिए अपने आप से कि मैं क्यों चाहती हूँ मैं MBA में आऊं। आप MBA करना चाहते हो पर कोई आपका आगे कोई मतलब ही नहीं है करने का। तो फर्स्ट जो भी कुछ करना है उसके बारे में पहले से सोचना बहुत जरूरी है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाई एंड हाउ। जब आपको वाई मिल जाएगा तो हाउ भी आप तो कर ही लोगे। आपको टाइम से स्कूल आना है, आपको अपने टीचर की बात सुननी है, आपको उनके ऊपर अटेंटिव होना है, आपको अपना होमवर्क पूरा करना है, आपको अपना 100% देना है। आप एमबीए तो पास हो ही जाओगे। अगर आप एमबीए में एडमिशन लिया है तो कल को एमबीए बन के ही बाहर निकलोगे। पर फिर देन व्हाट? सोचा ही नहीं मैम। उसके लिए भी सोचना है। आपको ये भी सोचना है कि मुझे एमबीए करने के बाद मुझे और क्या करना है। मुझे किसी कंपनी में जाना है, मुझको सीईओ बनना है, या मुझको समाज के लिए काम करना है, व्हाटएवर है, ये आपकी अपनी चॉइस है। कोई किसी को फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बना सकता है। अगर आप नहीं बनना चाहोगे तो कोई नहीं बना पाएगा। ये इनर वॉइस है आपकी जो आपको प्रेरित करती है कि आप क्या करना चाहते हो।
और मेरे एक बात मुझे और भी बोलनी है कि लाइफ में ये तो सबको पता है कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो तो सबको पता है, पर मेरे हिसाब से एम्पैथी का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपके दिल में लोगों के प्रति प्यार होना चाहिए, आपका दिल एक शुभ उससे भाव से भरा हुआ होना चाहिए। आपको दूसरों को देख के आपके दिल में दया होनी चाहिए। आपको एक दूसरे के प्रति, आप जैसे आपके टीचर हैं, मैंने देखा है आजकल के स्टूडेंट बिल्कुल भी अपने टीचर्स की ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, पर ये क्या कोई बात है कि आप क्या अपने आप सीख के आए हो? मैं अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ, क्या तुमने सब कुछ जो कुछ सीखा अपनी जिंदगी में अपने टीचर के बिना नहीं सीखा है? Then you have to pay respect first your teacher. When you will pay respect to your teacher, तभी तुम्हें अपने टीचर की बात समझ में आएगी। आजकल कौन टीचर कौन क्या, अब तो धक्का मार के भी निकल जाते हैं स्टूडेंट्स। पर मैंने ये भी देखा है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये वही करते हैं जिनको अपना गोल एंड वाई पता होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने टीचर को, अपने प्रिंसिपल को या अपने किसी को भी क्यों आप इतनी रिस्पेक्ट करोगे? तो अगर आपको जिंदगी में बढ़ना है तो 2-3 चीजों का तो बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे इसके साथ में आप लोग को ये भी बताना है कि आप कल को ऐसे निकले कि आपके बारे में आपका इंस्टीट्यूट, आपका परिवार, आपका देश और विदेश भी आपके बारे में बात कर सके। ऐसे बनिए। मैं आज विश्रुत को खोया जरूर मैंने है, आई एम वेरी सैड ऑल्सो, पर आई एम अ प्राउड मदर। उसने अपने देश में तो विदेश में भी अपना नाम किया। उसके ऊपर कई बुक्स लिखी गई हैं। आज एक इकिगाई बुक है जिसमें उन्होंने टोटल 2500 लोगों में से 25 लोगों को छांटा है और उसमें विश्रुत भी है। तो आप ऐसे बनो। वो मेरा बेटा मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, वो इन लखनऊ में से सिर्फ 2 बच्चे चुने गए हैं, इंडिया में से 3-4 बच्चे सिर्फ चुने गए हैं जिनको उसमें उन्होंने जो है फीचर किया है। बुक का नाम है इकिगाई। और मैंने भी अपने बेटे के ऊपर एक बुक लिखी है, स्काई इज नॉट द लिमिट, क्योंकि उसकी हर चीज इट वाज सो, मतलब उसका हर चीज इतनी प्रेरणा देने वाली है कि आप लोग में से हो सकता है कोई मोटिवेट हो जाए सोच के कि मुझे भी उसकी तरह से ही बनना चाहिए। तो आप अपनी जिंदगी को बनाने का अपने ऊपर जिम्मा लीजिए, ना अपने टीचर के ऊपर, ना अपने पेरेंट्स के ऊपर। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना ही हो सकता है, उसके आगे कुछ नहीं होता। आपका काम है अपनी जिंदगी का जिम्मा खुद लीजिए और फिर जो बनना चाहते हैं वो बनिए और जो करना चाहते हैं वो करिए। तब आपके भी पेरेंट्स इस तरह से खड़े होके प्राउडली आपके बारे में बात कर पाएंगे। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। आज मेरे बेटे की जिंदगी लंबी नहीं है, पर इतनी बड़ी हो गई है कि यहां से लेके बैंकॉक से लेके अमेरिका तक उसके बारे में लोग बात करते हैं। तो आप भी अपनी जिंदगी को बड़ी बनाएं, लंबी मत बनाएं। थैंक यू।